हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। शशि गुड मॉर्निंग, मोहम्मद मुमताज़ गुड मॉर्निंग, प्रिंस गुड मॉर्निंग, वीर बहादुर गुड मॉर्निंग, सिद्धि गुड मॉर्निंग, दिगेंद्र गुड मॉर्निंग, किरण गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप लोगों के? सब बढ़िया? ऑल गुड। चलो, गुड मॉर्निंग नीरज, सुषमा गुड मॉर्निंग, नेहा गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टेक्स्ट बुक टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। वेलकम ऑल ऑफ यू। तो हम आज डिस्कस करेंगे बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि आपके सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर रहे हैं। ओके, ऑनलाइन वाले जो एग्जाम आपके दिसंबर से जनवरी मंथ में हुए थे उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। इसी तरह का जो पैटर्न रहेगा वो आगे भी आपसे पूछा जाएगा। गुड मॉर्निंग रिंकेश, नीरज गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो भाई इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि हम यहाँ पर कितना अच्छा कर पा रहे हैं, क्वेश्चंस हमारे कितने सही हो रहे हैं। ओके, तो इससे पहले मैं आपके सभी के साथ में शेयर कर देती हूँ टेक्स्ट बुक टीचिंग या टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के बारे में कि क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग जितने भी बच्चे हो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग कर ले और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लो ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाए। ओके, चलिए। तो भाई जब हम टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के बारे में बात करते हैं तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर आपको मिल जाते हैं इंडिया के जो टॉप सुपर टीचर्स हैं, उनके साथ में सीटेट और अपने स्टेट टेट की तैयारी करने का आपको मौका मिलता है। कंप्लीट एग्जाम की प्रिपरेशन आपकी हो जाती है। ओके, तो आप सब लोग जितने भी बच्चे हैं जो सीटेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो लोग टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करें और वहाँ पर एक जो आपका फीचर आता है सुपर कोचिंग का, उसको आप लोग ज्वाइन करें क्योंकि वहाँ पर आपको टॉप फैकल्टीज़ के साथ में मिलते हैं वीडियो क्लासेस, डाउट क्लासेस, मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं, लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव डाउट क्लासेस होती है, स्टडी नोट्स आपको मिल जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर अवेलेबल है। बेसिकली वन स्टॉप सोल्यूशन है, आपको अलग अलग कहीं पर नहीं जाना पड़ता है। ओके, अनीता गुड मॉर्निंग, सरगम गुड मॉर्निंग, सूरज खुश रहो, अखिलेश गुड मॉर्निंग, काफ़ी दिन के बाद आए हो। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं। अगली बात कि यहाँ पर आपको इंडिया के बेस्ट जो टीचर्स हैं वो मिलेंगे और साथ ही साथ अगर हम बात करें, अगर आप सुपर कोचिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं, टेक्स्ट बुक जब आप ओपन करते हैं तो एक ऑप्शन आपको मिलता है सुपर कोचिंग का, उस पर आप जब टैप करेंगे तो एक फीस का स्ट्रक्चर आएगा। तो जितने मंथ का आपको लेना उसको आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में आप कूपन कोड यूज़ कीजिएगा मोनिका20। इससे आपको मिलता है 20% का डिस्काउंट ऑन सुपर कोचिंग। तो भाई जल्दी से आप लोग ज्वाइन कीजिए सुपर कोचिंग को, टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड कीजिए। हेलो नीरज, मैं बढ़िया एकदम। आलम गुड मॉर्निंग। चलिए ठीक है, तो इतनी बातें तो भाई सबको समझ में आ ही गई होंगी। बाकी क्लासेस का टाइम आप लोग याद रखिए, मेरी जो क्लासेस हैं वो मॉर्निंग में 10 बजे आपके इसी यूट्यूब चैनल पर होती हैं और 1:30 PM मेरी क्लासेस आप सभी के लिए होती है। कहाँ पर? टेक्स्ट बुक ऐप पर होती हैं। बोथ आर लाइव क्लासेस। ओके, तो आप लोग दोनों को ज्वाइन करो। ओके, आज दोनों क्लासेस में आपको मॉक टेस्ट ही मिलने वाले हैं। रानू गुड मॉर्निंग। चलिए, तो मैं PDF अपलोड करती हूँ और फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है, तो आपके सामने है सारे क्वेश्चंस और ध्यान ध्यान से आप लोग क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। तो भाई तैयार हो सब लोग? किसी को किसी तरह का कोई डाउट तो नहीं है? एक बार जरा सा मुझे बता दो तो मैं फिर आगे पढ़ना स्टार्ट करूं क्वेश्चंस को। अभी सब ठीक है अखिलेश? बोलिए भाई जल्दी से। गुड मॉर्निंग अमित। ओके, स्टार्ट करी जाए क्लास। चलिए, तो भाई आपके सामने ओके नेहा। तो भाई पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक बच्चा कूदना सीखने से पहले चलना और उछलना सीखता है, यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? ये सीटेट के क्वेश्चंस हैं। ओके, ऑप्शंस आपके सामने हैं कि भाई विकास के सभी आयाम पारस्परिक रूप से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी है विकास पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर सी है विकास की प्रकृति सततगामी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है परिपक्वता और अनुभव दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। प्लीज जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अखिलेश ने बी आंसर कर दिया है।
रिंकेश का भी बी आंसर है। ड्रीम गर्ल मून गुड मॉर्निंग। शशि ने भी बी आंसर किया है। सब लोग आंसर करो भाई जल्दी से। सरगम का भी बी है। अरे मिलेगी मिलेगी मिलेगी, टेंशन मत लो। हाँ आज क्वेश्चंस करा रही हूँ, उनके आंसर करो भाई, है ना। हाँ तो एक बच्चा कूदना सीखने से पहले चलना और उछलना सीखता है, ये विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? मीन्स हर एक बच्चा पहले चलेगा, है ना, और फिर वो उछलेगा। तो मीन्स ये जो डेवलपमेंट का पैटर्न है वो प्रिडिक्टेबल है, राइट। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो बी हो जाएगा। विकास पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करता है, मीन्स जो पैटर्न है वो उसको फॉलो करता है। ओके तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके जब ए के बारे में बात हुई तो जब लिखा हो कि मानसिक विकास, शारीरिक विकास सब एक साथ मिलकर के काम करते हैं, देन आंसर आपका ए हो जाता है। अदरवाइज ए के बारे में यहाँ पर कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है। और बी डी जो बच्चे आंसर कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर कहीं भी परिपक्वता और अनुभव, एक्सपीरियंस, लर्निंग वगैरह के बारे में बात नहीं की गई है, या आपसे विकास का कहीं पर भी विकास और अधिगम के बीच में संबंध नहीं पूछा गया है, तो आंसर डी भी आपका नहीं होगा, ठीक है। और विकास सततगामी है तो ये तो गलत लिखा हुआ ही है। गुड मॉर्निंग बबली। ओके चलिए अगले क्वेश्चन के पास हम लोग चलते हैं। भाई अगला क्वेश्चन क्या है? बालकों में वृद्धि और विकास में क्या शामिल है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या शामिल है? ऑप्शन से आपके सामने है। मात्रात्मक परिवर्तन ऑप्शन नंबर बी है, गुणात्मक परिवर्तन ऑप्शन नंबर सी है, मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है आपका शरीर के आकार और बनावट में केवल भौतिक परिवर्तन। कीजिए आंसर। चलिए सारे बच्चे आंसर करेंगे भाई जल्दी जल्दी से, और एक बार क्लास को शेयर कर दो आप अपने दोस्तों के साथ में, है ना, जरूरी है वो भी। डी सी वृद्धि और विकास के बारे में बात करी गई है, राइट। तो भाई आप सबको पता है कि जो वृद्धि है वो कैसी है? मात्रात्मक है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट जब आपने अगर नहीं पढ़ा होगा तो क्लियर नहीं होगा, बाकी मैं पढ़ा दूंगी। और विकास के बारे में बात करें तो विकास मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक दोनों ही है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा भाई? सी हो जाएगा, मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन दोनों। तो सी करेक्ट आंसर होगा। अगर सिर्फ और सिर्फ वृद्धि के बारे में पूछते तब आप आंसर लगा सकते थे ए को, ठीक है। ओके चलिए गुड मॉर्निंग। हाँ सी राइट आंसर होगा, वेरी गुड। मुझे लास्ट में बताना भी कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं। ओके अगला क्वेश्चन देखिए आकर के भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भौतिक एवं सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है जो किसी बालिका के अनुभवों को उसके विकास के दौरान प्रभावित करता है? टॉकिंग अबाउट भौतिक और सामाजिक दुनिया। ऑप्शन है प्रकृति, ऑप्शन नंबर बी है आनुवंशिकता, ऑप्शन नंबर सी है पोषण, ऑप्शन नंबर डी है गुणसूत्र। कीजिए आंसर भाई जल्दी से। चलिए सभी लोग आंसर कर दो जल्दी से, सही सही। बी, रिजवाना ने आंसर बी किया हुआ है, प्रिंस का भी बी आंसर आया है। ओके 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 ओके, मतलब सबका बी आंसर है। अखिलेश ने सी आंसर किया है, अमित का भी सी आंसर आया है। तो भैया सी वाले जो बच्चे हैं ना, है ना, गुड मॉर्निंग तौसीफ, जो सी वाले बच्चे हैं वही सही हैं, बाकी तो गलत ही हो आप सब लोग, है ना। मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, बी वगैरह आप लोग गलत बता रहे हो। जब हमने भौतिक और सामाजिक दुनिया के बारे में बात करी तो इसका मतलब है कि हम बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण के बारे में, ठीक है। हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? एनवायरनमेंट के बारे में, ना कि नेचर या हेरिडिटी या क्रोमोसोम्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम। अब जब इसमें बात आ गई वातावरण यानी कि एनवायरनमेंट के बारे में, तो भाई एनवायरनमेंट जो है वो जुड़ा हुआ है नर्चर के साथ में, वो पोषण को रेफर करता है। आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। आप सबने पढ़ा होगा प्रकृति पोषण विवाद यानी कि नेचर नर्चर डिबेट। अब मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। जो प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति रेफर करता है हेरिडिटी को, आनुवंशिकता को, और पोषण रेफर करता है एनवायरनमेंट यानी कि हमारे वातावरण को। अब यहाँ पर बात हो रही है वातावरण के बारे में, देन आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके समझ में आ गया सबको? क्लियर है? ओके
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या हो जाएगा, देखो आकर के। कमल स्वयं को तर्क देता है कि यदि तनु उसे एक क्रेयॉन देगी तो उसे भी एक क्रेयॉन देगा ताकि उपहारों के लेन देन में समानता हो। कमल लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण पर है? ऑप्शन है यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण, ऑप्शन नंबर बी है अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखीकरण, ऑप्शन नंबर सी है सामाजिक व्यवस्था निर्वहन उन्मुखीकरण, ऑप्शन नंबर डी है सामाजिक समझौता उन्मुखीकरण। कीजिए आंसर पर चलिए। कमल स्वयं को तर्क देता है यदि तनु उसे एक क्रेयॉन देगी तो उसे भी एक क्रेयॉन देगा। चलिए अखिलेश का भी है, नीरज का भी है, मैंने पढ़ाई है ये थ्योरी, है ना। अगर क्वेश्चन गलत हो रहा है तो इसी चैनल पे मेरी थ्योरी पढ़ी है लॉरेंस कोलबर्ग की, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ओके, बी ए बी ए बी 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 ए बी बी है। हाँ देखो आकर के यहाँ पर आदान प्रदान हो रहा है, यानी कि एक्सचेंज हो रहा है कि तुम मुझे ये दोगे तो मैं भी तुम्हें ये दूंगी। ओके, तो एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पर। अब एक्सचेंज वाली कौन सी स्टेज है? जय हिंद दिव्या। तो एक्सचेंज वाली स्टेज आपकी कौन सी है? इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, जिसे हम एक आदान प्रदान स्टेज के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर नाम चेंज करके बस आपको दे दिया गया है। प्लीज थ्योरी जरूर देख लीजिएगा आप लोग। ओके, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब आप मुझे बताएंगे कि जो एक्सचेंज है या इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन है किस लेवल में आता है कोलबर्ग के? कीजिए आंसर। चलिए किस लेवल में आता है भाई, जल्दी से बता दो। और प्लीज क्लास को लाइक भी कर दीजिए। बोलो 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 बोलो। तो ये आता है लेवल 1 में, है ना, ठीक है। और गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन ये आपका आता है लेवल 2 में। ओके, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ये आता है आपका लेवल 2 में, ठीक है। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये आता है लेवल 3 में, ठीक है। चलो कोई डाउट हो तो मुझे रोक करके पूछ लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे एक दूसरे के साथ खेल संबंधी विचार साझा करते हैं और इस समझ को मजबूत करते हैं कि प्रतीक वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन संरक्षण कौशल की कमी होती है? ओके, संरक्षण कौशल की कमी है, एक दूसरे के साथ में खेल संबंधी विचार साझा करते हैं, सिंबॉलिक थॉट बच्चों में आ गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सेंसरी मोटर स्टेज ए, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बी, सी है प्री ऑपरेशनल स्टेज और डी है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। राइट आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा जल्दी से, चलो राइट आंसर करो भी इस क्वेश्चन का आप लोग। सी होगा। शशि ने भी सी किया है, ज्ञानाक्षा भी सी है, बबली भी सी है, सरगम का भी सी है, ठीक है। पुष्पांजलि ने डी आंसर किया है, नीरज सी है, ठीक है। हाँ, जिन बच्चों ने सी आंसर किया है वो बच्चे एकदम सही है। प्री ऑपरेशनल स्टेज के बारे में बात हो रही है। देखिए आकर के संरक्षण कौशल की कमी है, मीन्स संरक्षण का अभाव है, और संरक्षण का अभाव मैंने आपको बताया था सेकेंड स्टेज में होता है, और सिंबॉलिक थॉट, मेक बिलीव, प्ले, ये सब चीज़ें आ जाती हैं सेकेंड स्टेज में। तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट किसके बारे में? पूर्व संक्रियात्मक चरण, जो कि आपके 2 से 7 साल तक होती है। डी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर संरक्षण का अभाव नहीं होता है, यहाँ पर संरक्षण का गुण बच्चे में आ जाता है, ठीक है। तो भाई जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में 4 स्टेजेस इन्होंने आपको बताई हुई हैं। फर्स्ट है सेंसरी मोटर स्टेज, एंड सेकेंड है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड है आपकी मूर्त संक्रियात्मक, और फोर्थ है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक, ठीक है। ओके, चलिए आइए अगला क्वेश्चन। एक 6 वर्षीय बालिका सोचती है कि एक लंबे गिलास में छोटे और चौड़े बर्तन से अधिक पानी आता है, यद्यपि उसकी आंखों के सामने ही पानी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पलटा गया है। और पियाजे के अकॉर्डिंग बालिका की यह सोच किस योग्यता की कमी के कारण है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। क्रमबद्धता की योग्यता, ऑप्शन नंबर बी है सोपान क्रमिक वर्गीकरण योग्यता,
ऑप्शन नंबर सी है अकेंद्रता यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन। ऑप्शन नंबर डी है आनुपातिक तर्क की योग्यता। प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। चलिए, एक 6 वर्षीय बालिका सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े बर्तन से अधिक पानी आता है, यद्यपि उसकी आंखों के सामने ही पानी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पलटा गया है। गुड मॉर्निंग श्रीराम, करो भैया आंसर जल्दी जल्दी। सी अखिलेश का, ठीक है, सी है आंसर। ओके, सी वाले हो। सरगम ने डी आंसर किया, सुषमा का ए आया हुआ है, प्रिंस ने डी किया हुआ था, रानू का भी डी है। जिन बच्चों ने सी आंसर किया है ना वो बच्चे सही हैं यहाँ पर। प्लीज़ एक बार आप लोग थ्योरी ज़रूर देख लेना, जो मैंने इसी चैनल पर जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ाई हुई है, ठीक है, कवर हो जाएगा वहाँ से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पर आपको दिख रहा है। जब बच्चा द्रव्यमान, भार, इन चीज़ों को नहीं समझ पाता है, इन चीज़ों को वो स्टोर नहीं कर पाता है, तो यहाँ पर उसमें डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि विकेंद्रीकरण के गुण की कमी है। और फिर मुझे ये बताओ कि बच्चा किस स्टेज में है जीन पियाजे की? तो भाई बच्चा है सेकंड स्टेज में, क्योंकि वो अभी भी मास को कंजर्व नहीं कर पा रहा है, स्टोर नहीं कर पा रहा है। आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। कोई क्लासिफिकेशन, कोई सीरिएशन, कोई तर्क लगाने की बात ही नहीं हो रही है, बस वो स्टोर नहीं कर पा रहा है, द्रव्यमान वगैरह को नहीं समझ पा रहा है, ठीक है। आंसर आपका सी हो जाएगा। अगर बच्चा ये समझ जाता कि भाई ये लंबे गिलास में भी उतना ही आएगा जितना आप, मतलब 2 गिलास में सेम पानी था, आप चाहे लंबे में डालो चाहे वो चौड़े में डालो तो सेम ही आएगा, बराबर ही रहेगा। जब ये चीज़ समझ जाएगी लड़की, तब उसमें आएगा क्या? तब उसमें होगा विकेंद्रीकरण का गुण। और बच्ची है आपकी किस स्टेज में? तब वो थर्ड स्टेज में है। और सीधा सा इस क्वेश्चन का आंसर आपका निकल जाता। 6 वर्षीय बच्ची है, 2 से 7 साल की एज में है, ठीक है, प्री ऑपरेशन में आ रही है। हाँ मुमताज, ले तो रही हूँ, आपका भी नाम भाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आकर के। बच्चा कहता है कि मैं पहेली के इस हिस्से को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। अध्यापक कहता है यहाँ कौन सा टुकड़ा आना चाहिए, क्योंकि ये बिल्ली के पैर हैं। बच्चा कहता है पंजे। अध्यापक कहता है सही, कौन सा टुकड़े पंजे जैसा दिखता है? बच्चा कहता है ये वाला। उपरोक्त बातचीत में सामाजिक अंतःक्रिया की किस विशेषता पर प्रकाश डाला जा रहा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग यानी कि अवलोकनात्मक अधिगम। ऑप्शन नंबर बी है विवरणात्मक अधिगम। ऑप्शन नंबर सी है पाड़, इसके फोल्डिंग। डी है कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट यानी कि संज्ञानात्मक संघर्ष। चलिए भाई आंसर कीजिए जल्दी से। सी आंसर होगा, सब सी। और वाइगॉत्स्की की भी थ्योरी मैंने कराई है। जिनके क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, कोलबर्ग, वाइगॉत्स्की, जीन पियाजे, तीन की तीनों थ्योरीज आपकी पड़ी हुई हैं इसी चैनल पे, आप उनको जाकर के देख सकते हैं क्लास के बाद में, ठीक है। आइए, हाँ, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसके फोल्डिंग हो जाएगा। इसके फोल्डिंग आंसर यहाँ पर क्यों है? क्योंकि बच्चा अंडर गाइडेंस काम कर रहा है, वो शुरुआत से ही किसी की हेल्प ले रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसी टर्म को हम कहते हैं इसके फोल्डिंग या पाड़ या ढांचा या मचान, है ना, ये चीज कहते हैं। सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर आप देखिए आकर के समझिए। मैम ये क्वेश्चंस पहले भी आया हुआ है। सरगम, ये प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है जो सीटेट ऑनलाइन में आपके हुए थे, दिसंबर से जनवरी के जो पेपर हुए थे 2021 के, वो ये पेपर है ना। चलिए ठीक है, तो भाई ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, अब इसके बारे में बात करें तो इसके बारे में बात आपके करते हैं बंडूरा, ठीक है, लोगों को देख करके नकल करके सीखना। अब इसके फोल्डिंग जो वर्ड है वो सबसे पहले यूज किसने किया है, मुझे आंसर कीजिए। चलिए, हाँ टीचर हेल्प कर रहा है ना। इसके फोल्डिंग वर्ड को सबसे पहले किसने यूज किया है? करो आंसर जल्दी से। बताया था लास्ट वाली क्लास में जब आपको वाइगॉत्स्की पढ़ाए थे मैंने, है ना। बताइए भाई बताइए, इसके फोल्डिंग जो वर्ड है वो सबसे पहले किसने यूज किया? ब्रूनर ने, राइट। हाँ, तो सबसे पहले ब्रूनर ने यूज किया, लेकिन इस वर्ड को डेवलप किसने किया है और ज्यादा यूज किया, विकसित किया है, वो वाइगॉत्स्की ने किया है। वाइगॉत्स्की ने नहीं, ब्रूनर ने, जेरोम ब्रूनर ने सबसे पहले इस वर्ड को दिया है, इसके फोल्डिंग टर्म को, ठीक है। बाद में और इसका विकास और इसको यूज किया है आपके किसने, वो वाइगॉत्स्की ने किया हुआ है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अकॉर्डिंग यदि किसी व्यक्ति में दूसरों के अभिप्राय, भावनाएं और व्यवहार को समझने की योग्यता है तो उसमें निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि कही जाएगी? दूसरों के ऑप्शन है व्यक्तिगत बुद्धि, ऑप्शन नंबर बी है अनुभवजन्य बुद्धि, ऑप्शन नंबर सी है सामाजिक बुद्धि, ऑप्शन नंबर डी है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। कीजिए आंसर। चलिए, क्या होगा भाई राइट आंसर? करो। बबली का आंसर आया है डी। ओके, बाकी लोग आंसर करो। प्रिंस का भी डी। सुषमा ने ए किया हुआ है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर जो बच्चे डी आंसर कर रहे हैं वो लोग सही हैं। हम बात कर रहे हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के बारे में। मैंने, हाँ, जब हम दूसरों की फीलिंग्स, दूसरों के इमोशंस, दूसरों के बिहेवियर के ऊपर बात करते हैं, उनको हम समझते हैं, तो यहाँ पर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस ज़्यादा है उस व्यक्ति में, तो राइट आंसर डी आपका हो जाएगा। बेटा जब सेल्फ के बारे में बात करेंगे ना, स्वयं की भावनाएं, स्वयं की फीलिंग्स, तब आंसर आपका ए होता है। ओके, यहाँ पर हमने दूसरों के व्यवहार को जो व्यक्ति समझे उस व्यक्ति में होती है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, और जो सेल्फ फीलिंग्स, सेल्फ इमोशंस के बारे में बात करें उनमें होती है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। ध्यान रखिएगा आप लोग। इंटरपर्सनल के एग्जाम्पल जैसे कि काउंसलर हो गए, डॉक्टर हो गए, है ना, मनोचिकित्सक हो गए, तो ये लोग दूसरे के बिहेवियर को समझते हैं। ओके, इन लोगों में होती है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ओके, और इंट्रा, जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, दूसरों से बातचीत नहीं कर पाते हैं, सेल्फ सेंटर्ड पीपल होते हैं, उन लोगों में होती है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। ठीक है, ओके। और अनुभवजन्य बुद्धि ये आपका स्टर्नबर्ग के जो त्रितंत्रीय सिद्धांत है उसमें ये आपकी आती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आकर के भाई। ठीक है, चलो। अध्यापकों को उदाहरण देते हुए महिलाओं को नर्स व अध्यापिका के रूप में दिखाने तक और पुरुषों को डॉक्टर या पायलट दिखाने तक सीमित नहीं करना चाहिए, इससे क्या चिन्हित होता है? ऑप्शन से लैंगिक सशक्तिकरण, ऑप्शन नंबर बी है लैंगिक रूढ़िबद्धता, ऑप्शन नंबर सी है लैंगिक रूढ़िबद्ध लचीलापन, ऑप्शन नंबर डी है लैंगिक समरूपता। कीजिए भाई आंसर। चलिए, करिए। अध्यापकों को उदाहरण देते हुए महिलाओं और महिलाओं को नर्स और अध्यापिका के रूप में दिखाने तक, पुरुषों को डॉक्टर या पायलट दिखाने तक सीमित नहीं करना चाहिए। अगर करेंगे तो क्या दिखाई देगा भाई उस चीज से? बी, है ना। हाँ, अगर वो चीज हम करेंगे कि हम एक रोल को हम क्या कर दे रहे हैं, फिक्स कर दे रहे हैं, है ना, कि लड़कियां टीचर बनेंगी, लड़के बनेंगे पायलट, तो यहाँ पर क्या है, अगर ये काम देखो यहाँ पर ऊपर लिखा है कि नहीं करना चाहिए, और अगर इन केस ऐसा कोई टीचर करता है तो यहाँ पर फिर क्या शो होगा? जेंडर स्टीरियोटाइप शो होगा। तो आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। जेंडर स्टीरियोटाइप का मतलब होता है जब हम किसी के रोल को फिक्स कर देते हैं। सी नहीं होगा बेटा, कोई लचीलापन वगैरह यहाँ पर नहीं होना है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, जेंडर स्टीरियोटाइप। बी वाले एकदम सही हो। ठीक है, चलो, हाँ, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन सही करता है। कथन दिया है कि बच्चों के भाषाई विकास के लिए प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में मुद्रित समृद्ध परिवेश आवश्यक है। कारण ये दिया है कि भावनाओं के अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है। आपको सही विकल्प चुनना है। यहाँ पर ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर बी है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी है ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी है ए और आर दोनों गलत है। कीजिए आंसर।
रमेश जी गुड मॉर्निंग। मैम इस पे भी आप पोल यूज़ कराते हैं, मतलब हर जगह पोल ही चाहिए तुमको, है ना? ज़रा से भी खुद से मेहनत नहीं हो सकती है तुम लोगों से। बड़े आलसी किस्म को इंसान हो भाई, तनिक तो खुद से मेहनत कर लिया करो। देखो आकर के बच्चों के भाषाई विकास के लिए प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में मुद्रित समृद्ध परिवेश आवश्यक है। स्टेटमेंट सही लिखा है। कारण ये दिया है कि भावनाओं के अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है, बात तो ये भी सही लिखी है, लेकिन क्या ये स्टेटमेंट इसको एक्सप्लेन कर रहा है? तो नहीं कर रहा है। तो भाई ए और आर दोनों सही तो है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आप सबको? बोलो। अभी तक जितने क्वेश्चंस किए हैं उन किसी में आपको डाउट तो नहीं है? अभी तक जितने किए, फिर आगे मैं बढ़ूं? नहीं, मैं देख रही हूँ पोल में मज़ा आता है, मज़ा तो आता है वो चीज़ तो, लेकिन ज़बरदस्ती मैं यहाँ भी पोल लेकर के आ जाऊँ? है वहाँ तो एक जगह पोल करो, एक जगह। वैसे तो यहाँ पर मैं आपको कुछ कुछ टॉपिक कराती रहती हूँ। ओके, सारे, किसी में कोई डाउट तो नहीं है ना? और बताओ क्या हाल चाल है? चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओके, दैट्स ग्रेट। और हाँ, क्लास को शेयर क्यों नहीं करते हो भाई? 31, 31 इतने इतने कम कम बच्चे क्लास में रह जाते हैं। शेयर करना भी तो ज़रूरी है भाई। चलिए, जनसंख्या में थोड़ी सी वृद्धि कराइए भाई आप। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जब हरजोत को अपने प्रदत्त कार्य में सितारा नहीं मिलता है, मीन्स जैसे नहीं हम लोग जब होमवर्क किया करते थे या हम कोई असाइनमेंट करके ले जाते थे, तो वहाँ पर हमको एक स्टार दिए जाते थे, 4, 5, 3 ऐसे देते थे कि हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ऐसा वाला। गुड मॉर्निंग रिशु। ठीक है, तो सितारा नहीं मिलता तो वो बहुत परेशान हो जाती है और अपने काम के संदर्भ में दी गई किसी आलोचनात्मक टिप्पणी के प्रति वो रक्षात्मक रुख अपनाती है। मीन्स अगर हमको कुछ भी मैडम ने बोल दिया कि तुमने ये चीज़ गड़बड़ करी है, यहाँ पर तुमने गलत किया है, तो उसमें वो डिफेंसिव रुख अपनाती है, मतलब उस चीज़ को जस्टिफाई करने की कोशिश करती है। गुड नीरज, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर अब आपका क्या हो गया? तो भाई इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी अप्रोच सबसे अधिक प्रभावशाली इफेक्टिव होगी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। उसे रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना, यानी कि आप अच्छी क्रिएटिव उसको दें, फीडबैक बढ़िया उसको दो, उसको ये नहीं लगे, और उससे बोलें कि आप काम रिपीट कर लो जहाँ पर आपने गड़बड़ किया हुआ है। ओके, अगला आपका ऑप्शन ये सुनिश्चित करना कि उसके हर एक असाइनमेंट में उसे सितारा मिले, मतलब स्टार मिले, जिससे कि वो परेशान ही ना हो। ऑप्शन नंबर सी है ये सुनिश्चित करना कि उसे उसके किसी भी प्रदत्त कार्य में कोई सितारा या पुरस्कार ना मिले, जिससे उसकी आदत ना पड़े। ऑप्शन नंबर डी है उसे किसी तरह की फीडबैक ही ना देना। आंसर कीजिए भाई। नीरज का आंसर बी आया हुआ है। रिजवाना ने सी, मतलब कोई तुम सितारा दे, उसको कोई सितारा देने नहीं चाहती हो? ओ माय गॉड, रो देगी भाई साहब हरजोत है। दिव्या का ए आंसर आया है, मतलब दिगेंद्र का भी ए आंसर आया हुआ है, बाकी तो बी सी वाले ही हो तुम लोग हैं। अखिलेश ने ए आंसर किया हुआ है। बेटा हम ये नहीं देखेंगे कि उसे हर एक उसमें स्टार मिले, जहाँ स्टार मिलने वाला काम होगा वहाँ ना स्टार देंगे, और ये भी नहीं मेक श्योर करेंगे उसको स्टार ना मिले, तो ये चीज़ भी गलत हो जाएगी। किसी तरह का फीडबैक नहीं देंगे तो बच्ची कैसे समझेगी? ऑप्शन बी, सी और डी तो सारे गलत हो जाएंगे आपके। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, उसको हम एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देंगे और रिपीट करने को कहेंगे, ताकि बच्ची अपना काम ठीक कर सके। उसे क्रिटिसाइज नहीं करेंगे हम वहाँ पर बस, ठीक है, कि तुमने ये काम क्यों नहीं कर पाया, ऐसे क्यों नहीं कर पाया, उसे एक समझाएंगे, एक बढ़िया सा उसको फीडबैक देंगे, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी पोर्टफोलियो की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है, पोर्टफोलियो समय विशेष के दौरान किए गए कार्यों को संकलित करता है और विकासात्मक परिवर्तनों पर अच्छा पूरा, अरे सॉरी, विकासात्मक परिवर्तनों पर प्रकाश डालते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, पोर्टफोलियो विद्यार्थियों को अभिकल्प करने, संग्रह करने, मूल्यांकन में संलग्न करते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, पोर्टफोलियो विद्यार्थियों को स्वयं की अधिगम प्रगति के आकलन में संलग्न करके स्वनियमितताओं को समुन्नत करते हैं। ऑप्शन नंबर डी है, पोर्टफोलियो में असंबद्ध परीक्षण और क्विज होते हैं और अधिगम के उत्पाद को सुनिश्चित करते हैं।
चलिए भाई कीजिए आंसर। हाँ एमसीक्यूज करा रही हूँ, मतलब ये भी पूछने वाली चीज हो गई। बताओ भाई, आंसर करो। पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो में देखो आकर के हम चीज़ों को हम इकट्ठा करते हैं, है ना, ऑर्गेनाइज करते हैं, संकलित करते हैं, जो चेंजेस होते हैं उनको हम देखते हैं, ये चीज़ भी ठीक नहीं पूछा, ये भी ठीक लिखा है। हम कलेक्ट करते हैं, उनको इवेल्युएट करते हैं, बच्चों के असेसमेंट करते हैं, ये चीज़ भी ठीक लिखी है ना। हम सेल्फ रेगुलेट करते हैं, बच्चे खुद के सेल्फ लर्निंग के ऊपर फोकस करते हैं, तो ये भी पोर्टफोलियो में होता है। लेकिन पोर्टफोलियो में किसी तरह की अनरिलेटेड क्विज या टेस्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो भाई। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा डी, ठीक है, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ओके क्लियर, कोई डाउट? हाँ सी वाले वगैरह वगैरह तो गलत हो तुम लोग। ओके आपका डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सामान्य कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले मतलब चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ओके हाँ सारा डेटा होता है राइट। तो भाई सामान्य कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करने का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? आपके पास में कुछ लाइंस स्टेटमेंट है। बालक विशेष के मजबूत पक्ष, रुचियों और आवश्यकताओं की पहचान करना। दूसरा है व्यक्तिगत भिन्नताओं का निरादर मीन्स डिसरिस्पेक्ट करना और उनमें यूनिफॉर्म मतलब सिमिलरिटीज और इसको मेक श्योर करना। तीसरा है अधिगम को सहज यानी कि इजी बनाने के लिए भाई हम असेसमेंट टेक्निक्स को यूज करें। और फोर्थ है प्रत्येक के लिए इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान हम बनाएं। तो भाई कौन सा सही है? 2 और 4 सही है, 1 और 3 सही है, 1 2 3 सॉरी 1 3 4 सही है, 1 2 3 4 सही है। कीजिए आंसर। बेटा डी ही होगा इस वाले का, ठीक है, क्योंकि पोर्टफोलियो में कोई भी आपकी अनरिलेटेड क्विज या टेस्ट नहीं होते, नहीं के अकॉर्डिंग आंसर आपका डी हो जाएगा। ओके प्रिया चलिए कीजिए इस वाले का आंसर जल्दी से। गुड मॉर्निंग बुशरा। और एक बार जल्दी से लाइक वाले बटन को टैप करो और लाइक भी कर दो। डी अच्छा जी ठीक है। देखो आकर के बेटा जो बच्चे स्पेशल नीड वाले होते हैं तो भाई टीचर को उनके जितने भी एस्पेक्ट हैं, इंटरेस्ट है, नीड है, उनकी पहचान करना चाहिए। तो ये चीज़ सही हो गई, ठीक है। डिसरिस्पेक्ट करना और एक समान करना गलत है क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं और डिसरिस्पेक्ट हम नहीं करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, हम उनको बढ़ावा देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो भाई बी वाला तो गलत होगा। ये भी सही लिखा है कि उनके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे, आईईपी को हम यूज करेंगे। तो 1 3 और 4 बस यहाँ पर सही है। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी सी वाले हैं बच्चे, स्टूडेंट जिन्होंने आंसर सी किया है वो सब सही है, बाकी बच्चों का यहाँ पर आंसर गलत हो जाता है। कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है पर आपने गलत आंसर किया है, ठीक है। चले आगे। हाँ सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला देखते हैं हम लोग। प्रकाश, ध्वनि, स्पर्श और अन्य सांवेगिक जानकारी के प्रति अति संवेदनशीलता, संचारण में शाब्दिक क्षीणता और अशाब्दिक होना, नित्य क्रमों पर अन्य व्यक्तियों को अति निर्भरता और दूसरों से नजर चुराना किन बच्चों के प्राथमिक लक्षण है? ऑप्शंस है श्रवण अक्षमता, बी है बौद्धिक अक्षमता, सी है स्वलीनता विकार और डी है दृष्टि अक्षमता। चलिए आंसर कीजिए भाई, करो आंसर जल्दी से। कर दो कर दो कर दो। सी स्वलीनता विकार, मतलब मेरी संगति का असर है, एक बार में आंसर निकाल दे रहे हैं। हाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जहां पर बच्चा सेल्फ सेंटर्ड होता है,
कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है, लोगों से बातचीत नहीं कर पाता है, रिपीटेटिव बिहेवियर दिखाता है, ओके, चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होता है, तो वो बच्चे में है कौन सा डिसऑर्डर? ASD है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। तो सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ओके, कोई डाउट तो नहीं है? ओके, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ये मेंटल डिसऑर्डर में देखो आकर के कहीं पर आपके सीटेट में ये टॉपिक मेंशन है, बताओ क्या सीटेट में कहीं पर भी मेंटल डिसऑर्डर वाला टॉपिक मेंशन है कि हम मानसिक व्यवहार संबंधी जो समस्याएं हैं उनसे क्वेश्चन पूछेंगे? बोलो, नहीं मेंशन है, पर पूछ दिया ना तो पढ़ना पड़ेगा भाई कि अगली बार पेपर में गलत ना हो जाए, है ना? तो हम उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाते हैं जिस पैटर्न पे प्रीवियस क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ना कि सिर्फ और सिर्फ सिलेबस को ही हम चिपके रहें, स्टक रहें कि बस सिलेबस के अलावा कुछ नहीं आपको पढ़ाएंगे। हम सिलेबस भी आपको कवर कराते हैं और आपके प्रीवियस में जितने टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम उनको भी आपको कवर कराते हैं। इसलिए आप लोग टेक्स्ट बुक पर सुपर कोचिंग को ज्वाइन करो, मोनिका 20 कोड यूज़ करो, ठीक है? हाँ नहीं, हाँ एक्चुअली खाना वाना बन रहा होगा, टाइम हो गया ना खाने बनने का, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अध्यापक किस तरह से रचनात्मक चिंतन को पोषित कर सकते हैं? ऑप्शन है शिक्षार्थियों पर सतत रूप से निगाह रखकर, ऑप्शन नंबर बी है प्रत्येक शिक्षार्थी से निपुणता से कम कुछ भी अपेक्षित ना करना, ऑप्शन नंबर सी है शिक्षार्थियों को समस्याओं को समाधान के लिए भिन्न भिन्न तरीके अपनाने के अवसर देना, और डी है शिक्षार्थियों के लिए बहुत ही कठिन गतिविधियों का चयन करना, उन्हें अनुसरण के लिए सख्त निर्देश देना। कीजिए आंसर। चलिए और आप सब लोग से ये कहना चाहूंगी कि आप लोग बेटा 10 बजे क्लास में आ जाया करो, आप सब लोग, है ना? क्लास का टाइम 10 बजे है, 10:05 तक आ जाया करो, है ना? 5 मिनट भी लेट चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 10 बजे कोशिश किया करो कि आप लोग आ जाया करो। करा दूंगी बुशरा, ठीक है? चलिए आंसर कीजिए आप लोग। हाँ, रचनात्मक चिंतन यानी कि भाई क्रिएटिव थिंकिंग को कैसे हम पोस्टर कर सकते हैं। चलिए तुमको सबके नाम याद है? चलो ठीक है, तो कंटिन्यूअस सर्विलांस में ये चीज गलत हो जाएगी, ओके? मतलब एकदम मास्टर हो जाए, एकदम परफेक्ट हो जाए, भाई साहब मिस्टर परफेक्शन तो है नहीं वो, ओके? आइए, तो ये चीज आपका गलत हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ बोला कि बहुत ही कठिन गतिविधियों का चयन कर दे, तो भाई चीज ये भी गलत हो गई आपकी, है ना? ये भी गलत हो गया कि भाई हम एकदम कठिन चीजें तो दे नहीं सकते, तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो राइट आंसर होगा। शिक्षार्थियों को समस्याओं के समाधान के अलग अलग तरीके हम अपनाने के ऊपर जब हम अवसर देंगे तो बच्चा वहां पर सोचेगा, और जब बच्चा सोचेगा तो क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप होगी, ठीक है? कोई बात नहीं श्रीराम, थैंक यू सो मच नीरज, थैंक यू। ओके, एनी डाउट? नो डाउट। शिम्पी कह रही है हम तीनों सिस्टर्स हैं, है ना? तो तुम 3 के 3 लोग प्लस ले लो, जल्दी से सुपर कोचिंग ज्वाइन कर लो, है? आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो भाई एक अध्यापक को बहुत अधिक अपेक्षाएं किससे रखनी चाहिए? केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से, मतलब जो गिफ्टेड चाइल्ड हैं उनसे। ऑप्शन नंबर बी है आपका लिंग और वर्ग को ध्यान में ना रखते हुए सभी विद्यार्थियों से। ऑप्शन नंबर सी है विशेष श्रेणी से संबद्ध विद्यार्थियों को छोड़कर सभी विद्यार्थियों से। ऑप्शन नंबर डी है भिन्न भिन्न विषयों में लड़कों लड़कियों से अलग अलग अपेक्षाएं, जैसे कि गणित में लड़कों से रखें और भाषा में लड़कियों से रखें। चलिए भावना, अभी सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन एक आया है कि दिसंबर में एग्जाम होगा, फॉर्म फिल नहीं हो रहे हैं अभी, जैसे ही होंगे मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी। चलिए आंसर कीजिए भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा? वहां तो सारे करा दिए शिवी मैंने, है ना? उस पर तो जितने भी पेपर बनते हैं सारे पेपर हो गए हैं, 23 समथिंग पेपर थे, सब करा दिए मैंने। चलिए कीजिए आंसर भाई।
हाँ, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर देखो सिर्फ और सिर्फ स्पेशल कैटेगरी वालों से तो ये चीज गलत हो जाएगी। एक सेकेंड मुझे जरा सा दो, एक सेकेंड एक सेकेंड। चलो दल बदल कर लिए हो। देखो आकर के मैं आपको समझाती हूँ, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही इजी है। हाँ, दल बदल इसमें बिल्कुल नहीं करना कि लड़कों में हाँ लड़कों से हम करें और भाषा में लड़कियों से करें, गलत चीज़ हो जाएगी, फिर हम जेंडर बायस्ड हो जाएंगे यहाँ पर, है ना, लिंग पूर्व हो जाएगा। अनीता मतलब तुम भी जेंडर बायस्ड है क्यों, डी लगता है? आए दादा, नहीं बनेगा काम भाई, ये गलत चीज़ हो गई। कह रहे हैं कि मुझे भी वो मतलब मुझे भी डी इसका बेस्ट लगता है। कैसा कैसा बोल दे तो भाई। हाँ, स्पेशल कैटेगरी जैसे कि सिर्फ और सिर्फ गिफ्टेड से रखे हैं, सिर्फ क्रिएटिव से रखे हैं, तो ये चीज़ सॉरी जैसे कि मेंटली जो मंद बुद्धि बच्चे हैं उनको हम छोड़ दें, या जो जिनको आता नहीं उनको हम छोड़ दें, है ना, बाकी से रखें, तो ये चीज़ भी गलत हो जाएगी, वो बेचारे फील लेफ्टेड करें, है ना, वो अलग पीछे हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करें केवल प्रतिभाशाली, तो ये चीज़ भी गलत हो जाएगी। बेटा जेंडर और क्लास ध्यान में ना रखते हुए हम हर एक बच्चे से ये कोशिश करेंगे कि वो हर एक चीज़ को सीखे। राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो टीचर्स को कभी बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस बच्चों से नहीं रखनी चाहिए, बट जब हमारे पास में क्वेश्चन है देन इट्स आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो भाई ये बी हो जाएगा। ठीक है, ओके आ जाओ अगला देखो आकर के। किस दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सामाजिक संरचनावादी ऑप्शन नंबर बी है, व्यवहारवादी ऑप्शन नंबर सी है, सूचनात्मक प्रक्रियाकरण ऑप्शन नंबर डी है संरचनावादी। कीजिए आंसर। अनीता होता है लेकिन तुम्हें नहीं करना है ना, होता है, तुम भी अगर यही करोगे तो भाई कैसे बदलेगा समाज है। होता तो कुछ भी है इस दुनिया में है। डी होगा। अरे सी रिजवाना। रिंकेश ने ए आंसर किया है, चिंपी का भी डी है, अरे ये तो पढ़ाया था मैंने आपको। ऋषभ का ए आंसर आया है, ठीक है, मनीष का भी है, सूरज ने ए आंसर किया हुआ है, नेहा भी डी कर रहे हो, मतलब पढ़ने के बाद क्यों गलत कर रहे हो भाई। हाँ, सक्रिय का मतलब है कि एक्टिव होकर के ज्ञान का निर्माण करेंगे, सोशल का मतलब है कि एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन करके हम ज्ञान का निर्माण करते हैं। बेसिकली बात हो रही किसके बारे में, यहाँ पर बात हो गई आपके वाइगॉत्स्की के टर्म के बारे में। ठीक है, जो इन्होंने थ्योरी दी, और इन्होंने थ्योरी आपको कौन सी दी है, सामाजिक संरचनावादी या सामाजिक सांस्कृतिक। तो राइट आंसर आपका ए नहीं हो जाएगा यहाँ पर, बोलो। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंपल बेटा, ए राइट आंसर होगा। व्यवहारवादियों में आते हैं आपके पावलोव, स्किनर, वॉटसन हो गए आपके, तो ये सॉरी थॉर्नडाइक हो गए, ये लोग आ जाते हैं। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी आपको दी है स्टर्नबर्ग ने, और संरचनावादी में आपके आते हैं पियाजे, जो सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं कि ज्ञान का निर्माण होता है। एक्टिव तो बताया है, लेकिन इन्होंने ये बोला है कि अपने वातावरण और अनुभव के साथ में ज्ञान का निर्माण करता है। पर यहाँ पर राइट आंसर ए होगा, क्योंकि यहाँ पर सामाजिक भी ऐड ऑन किया गया है। ठीक है, ओके आइए अगला क्वेश्चन। पीटर कहता है कि मैं असफल हूं क्योंकि मैं मूर्ख हूं, और इसका मतलब है कि मैं हमेशा ही असफल होऊंगा। ये क्या दर्शाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए है अपसारी चिंतन, ऑप्शन नंबर बी है स्वयथार्थता यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और सी है उपलब्धि परिपक्वता, और डी है सीखी गई निस्सहायता यानी कि लर्न हेल्पलेसनेस। आंसर कीजिए भाई जल्दी से, चलिए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? डी। ठीक है, हाँ,
देखो आकर के डाइवर्जेंट थिंकिंग तो तब होती है जब हम सोच रहे होते हैं अलग अलग डायमेंशन से किसी चीज के बारे में अलग अलग तरीके से, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जब हमें अपनी फीलिंग्स, अपने चीज़ों के बारे में, अपने हम कितने कैपेबल हैं, ये सब चीज़ें हमको पता लगती हैं, वो होता है। अचीवमेंट जैसा यहाँ पर कुछ शो नहीं हो रहा कि अचीवमेंट जैसी कोई बात हो रही हो। यहाँ पर बच्चे ने ये दिमाग बना लिया है कि हमसे कुछ नहीं हो पाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो ये है लर्न हेल्पलेसनेस, बेचारगी है ये। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, सीखी गई निस्सहायता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग खाली स्थान का प्रयोग, खाली स्थान को प्रोत्साहित मैं यहाँ पर समझा देती हूँ आपको, देखो आकर के। डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग दो तरह की ये थिंकिंग है। डाइवर्जेंट में जब हमको अलग अलग एस्पेक्ट, अलग अलग डायमेंशन से हम सोचते हैं, जैसे कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई यदि सूरज ना निकले तो क्या क्या होगा, है ना, यदि धरती पर पेड़ ना हो तो क्या क्या होगा, साइंस के कुछ आप लाभ मुझे बताइए। तो यहाँ पर ये चीज़ क्या हो गई, आपको अलग अलग डायमेंशन से सोचना पड़ेगा, अलग अलग दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, अलग अलग आंसर निकल करके आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई डाइवर्जेंट थिंकिंग। लेकिन जब मैं आपसे ये पूछूं कि सूरज किस दिशा में निकलता है, एक सिंगल आंसर आपने कर दिया, कुछ आपने नहीं सोचा, लिमिटेड आप रह गए। ठीक है, तो यहाँ पर जब लिमिटेड एक ही आंसर है, कुछ नहीं सोचना, तो इसे कहते हैं कन्वर्जेंट। और जब हम अलग अलग डायमेंशन से, अलग अलग तरीके से सोचते हैं, तो इसे कहते हैं डाइवर्जेंट। ठीक है, एनी डाउट? समझ में आ गया आप सबको? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कह रही कि मैम मेरे में है, ज्ञानाक्षा में है ये चीज है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग खाली स्थान का प्रयोग, खाली स्थान को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। आपको इन दोनों में फिल करना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, कंठस्थीकरण, प्रत्यय स्मरण, बी है कंठस्थीकरण और समालोचनात्मक चिंतन, और सी है अनुभवजन्य अधिगम और समालोचनात्मक चिंतन, और डी है अनुभवजन्य अधिगम और प्रत्यय स्मरण। करिए आंसर, चलिए। मतलब एक ही बार में सब समझ में आ गया तुमको है? निशी खुश रहो, लेट आई हो भाई। चलो करो जल्दी जल्दी आंसर, क्या हो जाएगा राइट आंसर भाई? ए होगा? सी होगा? डी होगा? ए से लेकर जेड तक पढ़ दोगे, ए बी सी डी, है ना, कोई तो हो ही जाएगा। क्यों? देखो आकर के बेटा, यहाँ पर हमें फिल करना था का प्रयोग है ना। कंठस्थीकरण, जब हम रोड मेमोराइजेशन के बारे में बात करेंगे, दोनों खुद ही आउट होंगे। फिर हमने यहाँ पर सेल्फ रिकॉल के बारे में बात करी, ये फिर आउट होगा। और अब हमारे पास में क्या बचा? 3 तो आउट हो गए। सी हमारे पास में बचा कि नहीं बचा? आंसर आपका सी हो जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग भाई अनुभव जनित अधिगम का हम प्रयोग करते हैं ताकि बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग कर सके, दैट्स वाई आंसर सी हो जाएगा। ठीक है मैम, आप इतनी ज़्यादा चेंज कैसे हो गए? मतलब चेंज मतलब क्या? चेंज मतलब लाइक व्हाट? अरे मैं क्लास में ही हूँ और कहाँ जाऊंगी मैं। ठीक है, समझ में आ गया आप सबको? जल्दी से बता दो भाई। ओके, 1:30 बजे फिर आज एमसीक्यूज कराऊंगी मैं टेक्स्ट बुक ऐप पर। जितने भी बच्चे अगर टेक्स्ट बुक वाली क्लास नहीं ले रहे हो तो लेना शुरू कर दो, 1:30 बजे क्लास होती है। आइए, तो कुछ चीज़ें मैं आपके साथ में और शेयर कर देती हूँ भाई। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है? अच्छा, लुक बदल गया, थैंक यू। अच्छा लुक है या पूरा बुरा लुक है? उसके ऊपर तो जाओ मत, पोनी टेल के ऊपर है। हाँ ठीक है, तो भाई आप सभी को बता दूं, टेक्स्ट बुक में मैं क्लासेस ले रही हूँ। ओके, जितने भी बच्चे हैं वो लोग टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड कर लें। ओके, अच्छा अलग पतली सी हो गई मैं, एकदम जिम विम जाकर के मैंने एकदम मेंटेन कर दिया।
वेल कोई बात नहीं, लेट इट बी। तो भाई आपने क्या करना है, आप लोग सभी लोग जितने भी बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं वो सब टेक्स्ट बुक को डाउनलोड करें, और टेक्स्ट बुक ऐप पर मेरी क्लास होती है, ठीक है, दोपहर को 1:30 बजे, जहाँ पर मैं आपको MCQs प्रैक्टिस, ये फ्री क्लासेस हैं, आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। ओके नीरज कोई बात नहीं, ठीक है, कह रहा आज मज़ा नहीं आया, कोई बात नहीं, कल थ्योरी कराऊंगी, मज़ा आएगा, ठीक है, कल थ्योरी पढ़ाऊंगी मैं आपको, डोंट वरी। हाँ हाँ सरगम, ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी टेक्स्ट बुक पर प्लस क्लासेस यानी कि पेड क्लासेस अवेलेबल हैं, जिनके थ्रू आप एक कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं अपने सीटेट के एग्ज़ाम की। तो जल्दी से आप लोग टेक्स्ट बुक को डाउनलोड करो, और 14 क्वेश्चन राइट, अरे बहुत कम हुआ, ठीक है। तो भाई टेक्स्ट बुक को आप लोग डाउनलोड करो, और आपने क्या करना है, आपने कूपन कोड यूज़ करना है मोनिका20, यानी कि MONIKA20, और जिससे आपको मिलेगा यहाँ पर 20% का डिस्काउंट ऑन सुपर कोचिंग। तो एक कोड याद रखना, मोनिका20, ठीक है। एक रॉन्ग हुआ रिंकेश का, कोई बात नहीं, इट्स ओके। चलो अब कुछ पूछना है तो पूछ लो, मैं हूं अभी आपके साथ में। कुछ पूछना है किसी भी बच्चे को, एनीथिंग? ठीक है, तो अब हम कब मिलेंगे, एक बार लिखो जरा सा। अब हम मिलेंगे दोपहर को 1:30 बजे टेक्स्ट बुक ऐप पर, फ्री क्लास में MCQs आपको कराऊंगी, और उसके अलावा कल सुबह 10 बजे एक नई थ्योरी के साथ में मैं आपके सामने उपस्थित होंगी, ठीक है। अभी चुप रहो, ये होगा YouTube पर क्लास ही तो ये चल रही है, और कहाँ क्लास हो रही है, बाकी अभी कोई क्लासेस नहीं ले रही हूँ मैं। R और A वाले नहीं समझ रहे, कोई बात नहीं, जब प्रैक्टिस करोगे वो समझ में आना शुरू हो जाएगा, इट्स ओके। हाँ इट्स टेक्स्ट बुक, ठीक है। और भाई दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर दिया करो, आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते बिल्कुल भी, और लाइक भी कर दो एक बारी। हाँ जितने बच्चे हो, किसी ने लाइक ही नहीं किया हुआ है, बस 24 लाइक्स हैं, जल्दी से कर दो, ओके। चलो तो हम लोग मिलेंगे फिर 1:30 बजे, ओके। ग्रॉस टू फाइन क्या सुषमा, ग्रॉस टू फाइन मैं आपको बता देती हूँ, एक सेकेंड रुको बेटा। ग्रॉस में हम क्या करते हैं, ग्रॉस में हम अपनी बॉडी की बड़ी मसल्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि दौड़ना, कूदना, उछलना, है ना, तो इनमें हमारी पूरी बॉडी यूज़ होती है, बड़ी मसल्स यूज़ होती हैं। लेकिन जब हम फाइन के बारे में बात करें, फाइन में हमारी बॉडी की छोटी मसल्स यूज़ होती हैं। जस्ट एग्जाम्पल लाइक आपका क्या कहते हैं, लिखना, पूरी बॉडी स्टेबल है लेकिन हम लिख रहे हैं, ठीक है, तो वो लिखना आपका फाइन में आ जाएगा, ओके। तो इस तरह से होता है, जहाँ पर बड़ी मसल्स को यूज़ करेंगे, हाँ पुष्पांजलि 1:30 बजे टेक्स्ट बुक ऐप पर वो ग्रॉस हो जाएगा, और फाइन जब हम छोटी मसल्स को यूज़ करेंगे, और जो डेवलपमेंट होता है वो ग्रॉस टू फाइन होता है, क्योंकि शुरुआत में हम बड़ी मसल्स ही यूज़ करते हैं, फिर धीरे धीरे छोटी मसल्स पे कंट्रोल आना शुरू हो जाता है, ठीक है। ओके चलिए बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, अपना अपना ख्याल रखिए। जिस क्वेश्चन में डाउट हुआ है उसका स्क्रीनशॉट लो और शेयर कर देना, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन समझाना है, एक सेकेंड। देखो अगर के नेहा बेटा, हम कभी भी रोट मेमोराइजेशन के पास में आंसर तो जा ही नहीं सकता है कि चीज़ों को हम रट रहे हैं या याद कर रहे हैं, और 3 ऑप्शन में इस चीज़ के बारे में बात करी जा रही है। तो कंठस्थीकरण एक नेगेटिव टर्म है, आप सीटेट के लिए उसको सीधा हटाएंगे, है ना, यहाँ पर भी मेंशन है सीधा आप हटाइएगा, और यहाँ पर भी चीज़ों को रिकॉल कर रहे हैं, सीधा हटाना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है कि आप बच्चों में एक्सपीरियंसेस को डेवलप करें, जिससे कि बच्चा क्या करेगा, क्रिटिकल थिंकिंग अपने अंदर डेवलप करेगा, चिंतन करना वो शुरू करेगा, ठीक है। तो बस आंसर आपका सी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। मेरी क्लास का नोटिफिकेशन क्यों नहीं मिलता है, मेरी क्लास का नोटिफिकेशन मिलना आपको स्टार्ट होगा जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे और सुबह 10 बजे उपस्थित हो जाओगे, ठीक है। हाँ जा रही हूँ मैं, ओके बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, ध्यान रखिए।